मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज भोजन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से अहम तरीन जलसे आम का इनेकाद अमल में आया, जो नए वक्फ कानून 2025 के खिलाफ एहतजाज के लिए मुनक्किद किया गया था। भोजन के तमामी जिम्मेदारान ने इस इजलास के इनेकाद में सरगर्म अंजाम दिया। तमामी मकादे फिक्र की जमातों ने सरगर्मी से इसमें हिस्सा लेते हुए इस अहम तरीन बामकसद इजलास को कामयाबी से हमकिनार किया। सियासी जमातों ने भी अपना भरपूर ताउन दिया। इस इजलास में सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लिमान हैदराबाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके अलावा दीगर अहम शुरका में जमात इस्लामी के रहनुमा हामिद मोहम्मद खान और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तेलंगाना के कन्वीनर गयास अहमद रिशादी और जुबैर महमूद खासमी और दीगर अहम जिम्मेदारों ने शिरकत की। इस इजलास में इस बात पर सख्ती के साथ रद्दअमल का इजहार किया गया कि वक्फ कानून 2025 जो हुकूमत ने जबरदस्ती मुसलमानों पर मुसरत कर दिया है, इसको मुसलमान कतई कबूल नहीं करेंगे और उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक इस काले वक्फ कानून को मनसूख नहीं कर दिया जाता। हुकूमत अपने इस कानून को वापस लेने पर मजबूर नहीं आती, उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई अदालत में भी होगी, ऐवानों में भी होगी और सड़कों पर भी होगी। ये वो बात थी जो इस जलसे में उभर कर सामने आई है। इस जलसे में बहुत सी बातों का मुखर्रिरीन ने अहाता किया। बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कई हसास मसाइल पर गुफ्तगू की। उन्होंने फलस्तीन के मसले पर भी बबांग आवाज उठाई और कहा कि इस वक्त दरिंदा सिफत इसराइली हुकूमत और उसके सरबरा नेतन्याहू पर शिकंजा कसने की जरूरत है। वो एक आलमी मुजरिम है जिसने इंसानियत का कत्ल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि इस वक्त फलस्तीन की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। मलबे के ढेर पर आज भी कई लाशें दबी हुई है। कई खानदानों ने अपने प्यारों को खो दिया है। कई माओं की कोखें उजड़ चुकी है। कई बच्चे यतीम हो चुके हैं। कई औरतों के सुहाग उजड़ चुके हैं। बर्बरियत और दरिंदगी की इतनी बदतरीन मिसाल दुनिया के फिर किसी खिते में शायद ही नजर आए। ये बात थी जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इस जलसे में उठाई। साथ ही उन्होंने एनआरसी जैसे काले कानून पर भी अंगइस्तेमाल करते हुए कहा कि हमसे कागजात तलब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अंडमान निकोबार, काला पानी, माल्टा और इलाहाबाद जैसी जेलों को, उनकी दीवारों को या जमीनों को बोलने की सलाहियत अगर मिल जाए तो वो चीख चीख कर मुसलमानों की कुर्बानियों का ऐलान करेंगी और बताएंगी कि मुसलमानों ने हमारे तहफ्फुज के लिए, जमीन के तहफ्फुज के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। उन्होंने हल्का सा तंज करते हुए कहा कि आज वो लोग हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट तलब कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज हुकूमत को माफीनामे दिए थे, अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगी थी। आज वो लोग हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट तलब करते हैं, हमारी शहरियत का सबूत मांगते हैं, जबकि इस मुल्क की आजादी की तहरीकी मुसलमानों से जुड़ी हुई है और इससे बड़ा सबूत मुसलमानों की वफादारी का और मुसलमानों के वतनी होने का दूसरा नहीं दिया जा सकता। लेकिन सबसे अहम तरीन हसास बात जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जलसे में उठाई वो बहुत ही इंतहाई अहमियत की हाल में, इस बात को खतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने पहलगाम हमले पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मुल्क के लिए खतरा बनाने वाले सुन लो, आज कान खोल के सुन लो कि मुसलमान इस मुल्क का वफादार है। मुल्क में मुसलमानों से न तो मुल्क को खतरा है, न ही किसी दूसरे तबके के किसी भी फर्द खतरा है। मुसलमान इस मुल्क में अमन और जहती से रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए खतरा इस वक्त पाकिस्तान बना हुआ है, मुल्क के लिए खतरा इस वक्त चीन बना हुआ है, जो कि हमारे मुल्क में दरअंदाजी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, हम पर काबिज होने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए खतरा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी मुहिम को जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 4 आतंकी पहलगाम में दाखिल होते हैं, महकते हिंदुस्तानियों को निशाना बनाते हैं, नाम पूछा जाता है, सरों में गोली मारी जाती है, दरिंदगी की बदतरीन मिसालें कायम होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी हुकूमत इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में नाकाम हो जाती है। इस दहशतगर्दी के पीछे खुली हकीकत है कि पाकिस्तान का हाथ है। तो सवाल उन्होंने ये उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया? ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखा जाना चाहिए था। उस वक्त तक ऑपरेशन सिंदूर का जारी रहना जरूरी है जब तक कि वो दहशतगर्द पकड़े नहीं जाते। उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है इन दहशतगर्दों का पकड़ा जाना, इन दहशतगर्दों को इबरत की निशानी बनाना जरूरी है, इन दहशतगर्दों को सरेआम मौत की सजा देनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये हुकूमत की बदतरीन नाकामी है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा फेलवर है। अगर 4 दहशतगर्द हमारे मुल्क की तमाम सिक्योरिटी को धर्म भरम करते हुए अंदर दाखिल होते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, महकते लोगों पर जो गोलियों की बौछार कर देते हैं,
उनसे नाम पूछते हैं, उनको हलाक कर देते हैं, तो इससे बदतरीन सूरत हाल क्या होगी हमारे फेलवर की? ये वो सवाल है जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बोधन के जलसे में उठाया। उन्होंने से मुतालबा किया कि ऑपरेशन सिंदूर को उस वक्त तक जारी रखा जाए जब तक कि 4 दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं होते और उनको बदतरीन मौत की सजा नहीं दी जाती। उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि बिहार में बांग्लादेशी है, बिहार में नेपाली है, इस बात की इत्तला हुकूमत को मिल जाती है, लेकिन इस बात का पता नहीं चलता कि जो सो कश्मीर में पहलगाम में दहशतगर्द किस तरह घुसते हैं, किस तरह जो सो नहते लोगों पर गोलियों की पुछार करते हैं, 26 मासूम शहरियों को बेदर्दी के साथ बेरहमाना अंदाज में नाम पूछकर हलाक कर देते हैं। तो इस बात की इत्तला हुकूमत को कैसे नहीं लगी, ये वो चुपता हुआ सवाल है जिसका जवाब देना हुकूमत के लिए लाजिम है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हमेशा ही अपने जागते हुए खायब होने का सबूत दिया है। उन्होंने हर हसास सुलगते हुए मसले पर आवाज उठाई है और उनकी आवाज हमेशा इस मुल्क की बका सलामती से जुड़ी हुई है, इस मुल्क के मफाद में रही है, इस मुल्क के तमाम शहरियों की इज्जत और आबरू के लिए उठी आवाज। आज भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जो आवाज उठ रही है वो भी इस मुल्क के निखार के लिए आवाज उठ रही है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी को फैलाते हुए, सिक्योरिटी को तोड़ते हुए दहशतगर्द अंदर दाखिल होते हैं, नहीं तो लोगों पर गोलियों की बौछार करते हुए मार देते हैं, तो इससे पूरी दुनिया में हमारा विखार मजरू होता है और इस विखार को बाहर करना अब हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुतालबा किया कि ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखा जाए उस वक्त तक जब तक कि वो 4 दहशतगर्द पकड़े नहीं जाते और उनको इबरतनाक सजा नहीं दी जाती, उनको मौत के घाट नहीं उतारा जाता, उस वक्त तक इस मुहिम को जारी रखा जाना जरूरी है। आइए सुन लीजिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने क्या कहा और किस तरह कहा। मैं बीजेपी से कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस मुल्क से मोहब्बत करते तो बताओ, क्या यह सच नहीं है कि भारत को खतरा पाकिस्तान से है, भारत को खतरा चीन से है? अब तो बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान घुस गए। अरे मुल्क को जिससे खतरा है तुम उसकी तरफ तवज्जो करो ना। तुम मुल्क के अंदर ये क्या कर रहे हो? चीन हर तरफ से भारत को घेर रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर चीन वहां पर बांग्लादेश की जनता के लिए, आवाम के लिए एयर स्ट्रिप बना रहा। आप खड़े होकर भारत से देख सकते। अरे दुश्मन भारत का हमारे दरवाजे तक आकर दस्तक दे रहा है और आप भारत में कोई कह रहा है ये मत करो, वो कर दो, घर तोड़ दो, बुलडोजर तोड़ दो, मस्जिद छीन लो। ये क्या होगा? ये भारत के मफाद में बताओ हमको। पहलगाम में 26 हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान के 4 टेररिस्ट ने उनकी जान ले ली और वहां के गवर्नर साहब अब बोल रहे हैं जुलाई के महीने में मैं जिम्मेदार हूं। हम सुनते थे बासी कड़ी को उबाल नहीं आता, मगर बासी कड़ी को उबाल आ ही गया। अगर तुम जिम्मेदार है तो छोड़ो ना, छोड़ के चले जाओ। आखिर कैसे उस पहलगाम में वहां पर आतंकवादी कैसे पहुंचे बताओ हमको। अगर तुम ये कह रहे हो कि बिहार में बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तुमको उसकी खबर है, तो पहलगाम में वो 4 टेररिस्ट कैसे पहुंचे मेरे को बताओ। तुम बोल रहे कि बिहार में नेपाली है, तो फिर पहलगाम में 4 टेररिस्ट कैसे आए? तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन आग बंद करके बैठा था ताकि वहां पर 26 हमारे हिंदू भाइयों के सरों में गोली मार दी जाए। बताओ, जब तुम इलेक्टोरल लिस्ट के नाम पर बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल रहे, अरे पहलगाम का बदला लेना है। ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखो जब तक कि 4 टेररिस्ट जो भारत के 26 लोगों को उनका मजहब पूछकर गोली मारे, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, जब तक वो मारे नहीं जाते, हम तुमको सवाल करते रहेंगे। पहलगाम मोदी हुकूमत की एक सिक्योरिटी लैब्स का एक कामयाब आपके सामने एक एग्जाम्पल है।